हेलो माय डियर टीचर्स। आज हम कंटिन्यूशन में करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस। कल मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम फिर से थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कॉमर्स पेपर के क्वेश्चंस है जो 24-25 के अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते क्या है, कौन सा क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैच द कॉलम है पहला क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलती हूँ जब आपके पास मैच द कॉलम आता है तो कोडिंग में जाके आप देख सकते हैं कौन सा आपको कंफर्म है और आप कौन सा अपना इजीली आंसर बना सकते हैं। तो लिस्ट वन पहले पढ़ लेते हैं। ए इज बायर्स माइंड, बी पर्सनल फैक्टर, सी साइकोलॉजिकल फैक्टर, डी रेफरेंस ग्रुप। लिस्ट टू में हमारे पास बताया मेंबर ऑफ सोशल क्लब, सेकंड में हमारे पास बताया मोटिवेशन, थर्ड में है लाइफस्टाइल और फोर्थ हमारे पास ब्लैक बॉक्स। ठीक है, अगर आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा होगा तो उसमें हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर मॉडल्स है जिसमें से एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, अब उसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस में चलते हैं। अब देखिए सबसे इजी यहाँ पर था डी से ढूंढना। तो डी का रेफरेंस ग्रुप है। अगर हम मेंबर ऑफ सोशल क्लब, ओके, रेफरेंस होते हैं ना, तो कोई सोशल क्लब के मेंबर, तो डी और वन को बनना चाहिए। अगर हम डी और वन को देखते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस बनते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। ओके, जो पहली बार कैंडिडेट्स अपेयर करने वाले तो याद रखिए ऐसे ऑप्शंस को पढ़ना होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैच कर रहे हैं ए और, सॉरी मैं पहले बता रही थी डी और वन से, तो डी और वन मेरा मैच हो गया। अब मुझे पता है बायर्स माइंड और ब्लैक बॉक्स रिलेटेड है, तो ए और 4 बनना चाहिए। तो इसके वजह से मेरा करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ही बन सकता है। अब देखिए ब्लैक बॉक्स एक मॉडल है जो कहता है आप कस्टमर्स को कितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उनको स्टिमुली मोटिवेशन दे सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट करना पता है, बट आप कभी भी कस्टमर का माइंड को रीड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसको हम ब्लैक बॉक्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब ये अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब एक कॉन्सेप्ट आज समझ आया है तो पूरा कॉन्सेप्ट उसका, उस टॉपिक का या उस सब टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दीजिए ताकि अगली बार इस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर ए और 4 मैच हो गया। पर्सनल फैक्टर हमारा मैच हो रहा है बी और 3। पर्सनल फैक्टर लाइफस्टाइल है क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमारे पास मोटिवेशन, क्योंकि साइकोलॉजिकल है ये मोटिवेशन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। और डी मैंने ऑलरेडी मैच कर दिया 1 से, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। ये कौन से था हमारा यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, जब हम रिवीजन कर रहे हैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और घर पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यूनिट नंबर 3, पेपर 2 कॉमर्स। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹30। ठीक है, उन्होंने बताया प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी है ₹30। एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 1 kg, जब 1 किलो चाय का रेट होता है ₹30, तो अब उस टाइम 5 किलो लोग डिमांड कर रहे, तो 30 × 5, ठीक है, ऐसे डिमांड करे। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम 25 to 35, अदर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है ₹25 से 35, मतलब ₹10 बढ़ जाता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइजेस फ्रॉम 5 kg। ठीक है, कॉफी महंगी हो गई तो लोगों ने ज्यादा टी खरीदनी स्टार्ट कर दी। फाइंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी। देखिए अब इस पर है ना, आपको याद रखना है कि जब हम ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें ना, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर आपने पढ़ा है तो ये हमने 12th में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप कोई भी स्टेट बोर्ड से कहीं पर भी पढ़ते तो आप हमेशा ये 11-12 से ही पढ़ के आते। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। अब यहाँ पर हमें समझ तो आ गया क्वेश्चन की क्रॉस, और ये कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, और हमारे पास वहां पर कैलकुलेटर नहीं रहेगा, तो जब आप घर पर सॉल्व करेंगे एंश्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग विदाउट अ कैलकुलेटर। ओके, अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है ये हमें याद आना चाहिए। हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, ठीक है, रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। इट इंडिकेट्स वेदर टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और अनरिलेटेड। अब चाय नहीं पी तो कॉफी पी सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा चाय और कॉफी लवर होइए तो ही अलग बात है, अदरवाइज ये सब्सटीट्यूट है डेफिनेटली। और ऐसे देखा जाता है कि अगर चाय महंगी नहीं है तो लोग चाय पी लेते हैं, कॉफी महंगी है तो लोग कॉफी नहीं पीते। तो यहाँ पर हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें। ठीक है, इसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है।
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी, क्योंकि एक की क्वांटिटी डिमांडेड है और दूसरी का प्राइस है, यही हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। तो कैसे याद रखेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास है क्वांटिटी डिमांडेड और डिनोमिनेटर में हमारे पास है प्राइस, ठीक है। अब टी ऊपर और नीचे कॉफी, तो देख लेते हैं इनिशियल प्राइस ऑफ कॉफी हमारे पास कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमारे पास है 25, ठीक है। अब बोल रहे न्यू प्राइस ऑफ कॉफी कितना हो जाएगा 35। फिर इनिशियल डिमांड ऑफ टी कितनी उन्होंने बोली थी 5 kg, और अगर अभी प्राइस बढ़ गया कॉफी का तो कितनी डिमांड हो जाएगी 8 के यहाँ पर, ठीक है, टू 8 kg डिमांड है और ऊपर प्राइस है। ओके, तो वहां पर टी की क्वांटिटी डिमांडेड है, और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आप अपने पास स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, या आप वापस भी वीडियो को जब पढ़ेंगे वापस रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना बना दिया क्या क्या हमको गिवन है, और सिंपल हम उस कैलकुलेशन में उसको ओके तो यहाँ पर देख लीजिए स्टेप 1 में हमको क्या करना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, हमको ये प्राइस बस इसमें जो क्वांटिटी थी वो बता देनी है कि 8 माइनस 5 कर देंगे अपॉन 5 इंटू 100, तो 3/5 आ जाएगा। ये हमारे पास 8 कहाँ से आया और ये हमारे पास 5 कहाँ से आया, तो ये हमें पता होना चाहिए। हमने ऊपर जस्ट देखा है कि डिमांड फॉर टी न्यू डिमांड है 8, और कितना हमें पता है इनिशियल डिमांड थी, ओल्ड डिमांड थी 5। तो 8 माइनस 5/5 करेंगे इंटू 100, तो 3/5 इंटू 100 आ जाएगा 60%। सिमिलरली स्टेप 2 चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी करेंगे, तो यहाँ पर 35 उसका न्यू प्राइस है और 25 उसका ओल्ड प्राइस था, उसको हम डिवाइड करेंगे ओल्ड प्राइस से इंटू 100, तो 10/25 इंटू 100 40%। याद रखिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये बेसिक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, और आपको इक्वेशन में इसको पुटअप करना आना चाहिए। अप्लाई द फॉर्मूला, तो इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी है 60% अपॉन 40%, तो इट मींस इट इज 1.5। तो ऊपर जाके देखते हैं हमारे ऑप्शंस में 1.5 यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। ओके, तो ये देखिए कितना सिंपल था, बट हमने ये 12th में कभी पढ़ा होता है, तो हमने डिग्री कॉलेज में अगर नहीं पढ़ा है, या हम 10-15 साल बाद नेट सेट दे रहे हैं और हमारी पढ़ाई काफी पीछे रह गई है, तो ये कॉन्सेप्ट्स को बिना रिवीजन के, बिना सॉल्यूशन सॉल्व किए, बिना कैलकुलेटर के आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। घर पर सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पढ़ाई के साथ रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज यूज बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब ये टैक्सेशन का हमारा कॉमर्स का यूनिट नंबर 10। द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस दैट एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैचेस इन टैक्स रूल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्स इज नोन एज, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है बीईपीएस की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनता है, बट अगर आपने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं समझा था, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो ऐसे लगता है सिलेबस में कहाँ से पूछा गया। क्या बोल रही है, कौन सी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी है जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस यूज करती है, क्यों यूज करती है, एक्सप्लॉइट, वो फायदा उठाती है किसका, जब कंट्रीज के दैट एक्सप्लॉइट गैप्स, ठीक है, जहां पर लूप होल्स होते हैं, मिसमैचेस होते हैं टैक्स रूल में, ताकि उनको टैक्स ना भरना पड़े, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसके बारे हमें बीईपीएस के बारे कुछ नहीं पता है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए बीईपीएस का फुल फॉर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, BASC बेस इरोजन, जैसे सॉइल इरोजन होता है, एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो उसको बोलते हैं बीईपीएस। इट इज वन ऑफ द टैक्स प्लानिंग यूज्ड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। अब ये क्यों यूज किया जाता है, बीईपीएस का मतलब होता है टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटेजीज दैट एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब बेनिफिट ले रहे, लूप होल्स एंड डिफरेंसेस इन टैक्स रूल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टैक्स रूल्स होंगे, तो ये उसका बेनिफिट उठाते हैं टू आर्टिफिशियली शिफ्ट प्रॉफिट्स टू लो और नॉट टैक्स, ठीक है। तो ये कोशिश करते हैं कि ये उसका बेनिफिट उठा के वेयर देयर इज लिटिल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर ले, ठीक है। तो मैं रिपीट करती हूँ, बीईपीएस का फुल फॉर्म सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ डायरी और अपने नोट साथ में रखिए, कभी भी रिवीजन के टाइम हेल्प रहेगी। Base erosion and profit sharing. It refers to tax avoidance strategies that exploit loopholes and differences in tax rules of different countries to artificially shift profits to low or no tax jurisdiction where there is little or no economic activity. आजकल तो हमारे पास ट्रांसलेटर भी है, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आता है तो हम जाके हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके भी स्टडी कर सकते हैं।
अब इसके क्या फीचर्स रहते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग मैनिपुलेशन है, हाइब्रिड मिसमैचेस, और ये आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इससे क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। और उन्होंने देखिए फुल फॉर्म भी नहीं दिए, तो जब फुल फॉर्म नहीं दिए जाते तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि हमारी पढ़ाई इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ऐसे आंसर ढूंढ सकते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर 2, BEPS। लेट्स मूव क्विकली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट टू, क्वेश्चन से देख के समझ आना चाहिए कौन से टॉपिक है। अगेन इट इज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सो देर इज नो हेडिंग गिवन फॉर लिस्ट वन और लिस्ट टू, अदरवाइज मैं हमेशा बोलती हूँ हमेशा लिस्ट में हेडिंग दी है तो वो पढ़ लीजिए, उससे समझ आता है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लिस्ट वन में हमारे पास है ए में पर्सनल सेलिंग, बी में हमारे पास एडवर्टाइजिंग, सी हमारे पास ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, डी हमारे पास पब्लिसिटी। अगर आपको पता है ट्रांजिट का मतलब तो आंसर आपका वहीं बन गया। लिस्ट टू में बताया कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज, सेकंड बता रहे एडवर्टाइजिंग विद इन बसेस रेलवे कंपार्टमेंट, सेकंड थर्ड बता रहे नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। देखिए एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन ही होती है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, तो बी एंड थ्री शुड मैच टुगेदर। तो बी एंड थ्री कहां पर मैच हो रहा है, देखिए उनको पता था सब ऐसे आंसर ढूंढेंगे, तो यहाँ पर बी और थ्री ये तीनों ऑप्शंस में मैच है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है सी एडवर्टाइजिंग, तो सी एडवर्टाइजिंग मैच होना चाहिए, सॉरी ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग मैच होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग विद इन द बसेस रेलवे कंपार्टमेंट्स। ट्रांजिट मतलब जैसे ट्रेवल की ड्यूटी, ठीक है, तो ये बसेस और रेलवे कंपार्टमेंट्स पर होते हैं। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, अगर बस के बाहर जो एडवर्टाइजमेंट लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या वो ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट है, या आज आप ढूंढ लीजिए डिफरेंट टाइप्स एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे लोग इसके ऊपर पीएचडी भी कर चुके और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो सी किस पर मैच होना चाहिए, CO2 को मैच होना चाहिए। तो CO2 कहां पर मैच हो रहा है, अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, तो तीन से हमने दो पर एलिमिनेट कर दिया। अब पर्सनल सेलिंग हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आप कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर भी बात करेगा, तो ए और 4 मैच होना चाहिए। अगर आप ए और 4 से आंसर बनाते तो सबसे पहले आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही बनता। इसलिए कभी कभी वो ऑप्शन हमको देखना जरूरी है मैच द कॉलम में, जिससे हम तुरंत आंसर बना सके, तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर ढूंढने में। सो लेट्स एनालाइज ऑप्शन नंबर 4 विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Personal selling is two-way communication. A and 4 should match. B and 3 is advertising is 3 advertising within the buses and railway compartments. Sorry, B is matching with 3. It is a non-personal communication. C, transit advertisement is advertising within buses, railway compartments, and D and 1 publicity is commercially significant use. Publicity is free of cost. ठीक है, उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू LLP। अब LLP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या ये करेक्ट मैं बोल रही हूँ, आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे कौन से यूनिट से क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जो हमारा यूनिट नंबर 9 है और 2019 में ऐड हुआ था। अगर आप बहुत साल बाद नेट सेट दे रहे तो आपको पता होना चाहिए लास्ट सिलेबस 2019 में अपडेट हुआ था। और एज ऑफ नाउ हमारे पास ओनली 2 पेपर्स है, पेपर 1 जनरल है जो पूरा MCQs है, और पेपर 2 भी हमारे पास MCQs है जो हमारे PG के सब्जेक्ट में देते हैं हम। ओके, तो चलो इसमें उन्होंने पूछा अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो स्टेप्स पूछे। स्टेप्स में कभी असेंडिंग डिसेंडर अगर लिखा हो तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर उन्होंने नहीं बोला है तो हमें मतलब पहले स्टेप से लास्ट स्टेप पर जाना है। तो रिजर्व LLP नेम, बी प्रोक्योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन, बर्थ ऑफ अ कंपनी, LLP इनकॉर्पोरेशन एंड DIN। अब DIN का फुल फॉर्म ढूंढ लीजिए, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग, LLP एग्रीमेंट एंड अप्लाई फॉर PAN एंड टैन, पैन एंड टैन। तो पैन का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया, टैन का फुल फॉर्म नहीं पता है तो ढूंढ लीजिए, एक ही क्वेश्चन में हमारे पास पैन, टैन और डिन है, ठीक है। अब इसमें करेक्ट आंसर हमको सीक्वेंस बनाना है। देखिए कभी भी याद रखिए अगर ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं तो लास्ट में क्या आ सकता है, ई वाला, ठीक है, ये ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग LLP। एफ वाला अप्लाई फॉर पैन एंड टेन। देखिए अब ड्राफ्ट ही बाद में आएगा, या अप्लाई फॉर पैन एंड टेन पहले अप्लाई करेंगे ना, तो अभी देखिए ऑप्शन को एनालाइज करेंगे ना, तो मेरे को आंसर नहीं पता तो क्या करूंगी मैं, अगर EF EF सारे ऑप्शंस में आंसर एंड में EF EF है, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे देखना है EF में से क्या हो सकता है, दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है। अब दोनों को मैंने एनालाइज किया तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये वाला जो ई है ना, एंड में ई होना चाहिए। ओके, एंड में ई हो सकता है, क्योंकि पहले अप्लाई करेंगे फिर ही ड्राफ्टिंग होगी, उसकी फाइलिंग होगी।
पहले एक स्टेप बच जाएगा ना अप्लाइंग। तो अब मैं ऑप्शन नंबर 3 पर सोचती हूँ या मैं सोचती हूँ ऑप्शन नंबर 1। तो मैंने ना एफ वाली स्टेटमेंट की वजह से ऑप्शन नंबर 2 और 4 को एलिमिनेट कर दिया। अब ठीक है, ये वाला ऑप्शन है या तो ये वाला, अब देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए, एलएलपी अगर आपने कभी स्टडी की होगी तो आजकल एलएलपी के लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके, तो बी हैज टू बी द फर्स्ट स्टेप। तो अब बी मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट बनता है। तो लेट्स रीड दिस। सबसे पहले आप लेंगे डिजिटल, प्रोक्योर करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फिर ए आएगा रिजर्व एलएलपी का नाम। फिर सी आएगा प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। फिर आपके पास आएगा एलएलपी इनकॉर्पोरेशन एंड डीआईएन एप्लीकेशन। फिर आपके पास आएगा अप्लाई फॉर पैन एंड टेन, एंड फाइनली आप ड्राफ्ट एंड फाइलिंग एलएलपी एलपी अग्रीमेंट फाइल कर लेंगे। देखिए, तो मुझे आंसर नहीं पता था तो भी मैंने आंसर ढूंढा, और बहुत कम समय में ढूंढा, तो इसको बोलते हैं अप्रोच। ठीक है, हम सब पढ़ाते हैं, हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट इस एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, आपको ट्रिक्स के साथ कॉमन सेंस भी लगानी है और फिर कैसे आंसर अप्रोच भी बदलना। ओके, आप बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करते होगे, बहुत सारे टीचर्स के गाइडेंस में होगे, बट ये चीजें याद रखिए, देखिए इजी तरीके से आंसर भी ढूंढ सकते हैं। ओके, इसलिए मैं बोलती हूँ अच्छे टीचर्स और अच्छे रिसोर्सेज के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिडुशियरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। अब ये इसका रिलेशनशिप का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आंसर नहीं ढूंढ सकते। देखिए, ये बहुत बारी हम अपने स्टूडेंट से भी जब बात कर रहे होते हैं ना, तब वहां पर भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस। ठीक है, आप देख लीजिए, एक बार ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। यस, हमेशा रीड करिए जब पहली बार क्वेश्चन, तो इतने ढंग से पढ़िए कि आंसर ढूंढ जाए। जब आप इस वर्ड का मतलब ही ढूंढेंगे ना, फिडुशियरी का, इसका मतलब ही होता है ट्रस्ट। ठीक है, जनरली बिटवीन अ ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी, आप किसके ऊपर ट्रस्ट करके ही करते हैं काम। ठीक है, तो फिडुशियरी का मतलब ये होता है देयर शुड बी एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस। यहाँ पर कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं और लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो ये ऑड मैन आउट था यहाँ पर, ये ही एक ऐसा था जिस पर भरोसा है, बाकी सब में देखिए कहीं ना कहीं लीगल या मनी इन्वॉल्व है। सो इस वर्ड का मतलब ही वही था। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी थी, आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता था, तो आप आंसर ढूंढ लेते। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मुझे लगता है बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा फेवरेट है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल से हर बार पूछे जा रहे हैं। देखिए, मेरा मकसद आपको लास्ट टाइम पर ये रिवीजन कराना है, इसलिए क्योंकि जब आप पुराने पेपर्स रेफर करते हो आपको समझ आता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन से यूनिट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 प्रेडिक्टेबल रहता है, आप 5 क्वेश्चंस हर टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट पेपर 2 में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, हर टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर अब देखिए, ये बिजनेस मैनेजमेंट का हमारा क्वेश्चन, जो ऑप्शन हमारा यूनिट नंबर 6 है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, एस्पेक्ट, ये हमारा फेवरेट है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन मतलब कॉमर्स के बचपन से, तो इससे आंसर बना सकते हैं। लिस्ट में बोला अरे मेंटेनिंग हाई मोरल अमंग एम्प्लॉइज इज इम्परवेटिव, मतलब कंपलसरी। नेसेसिटी, hierarchy, formalized communication channel, functions have only one plan and one boss, subordinates reports to only one boss। तो ये हमारा प्यारा सा डी, और डी के साथ मैच होता है 1। तो ये होता है ना हमेशा, ये हमने कब से पढ़ा हुआ है, हेनरी फ्योल से 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको मैच कर दीजिए डी और 1 से, डी और 1 दो ही ऑप्शंस में मैच हो रहा है। अगर ये आंसर भी हम सॉल्व नहीं कर पाए तो हम क्या ही अपने आप को कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट बोलेंगे। और ये चीजें हम आज रियल लाइफ में अपने वर्क प्लेस पर भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। याद रखिए, कॉमर्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट, जो लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या बनना चाहिए, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 और 4 को एनालाइज करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब सबॉर्डिनेट रिपोर्ट्स टू ओनली वन बॉस। ठीक है, एक ही बॉस होता है, एक ही बंदे से कमांड मिल रहा है, तो ए एंड 4। फिर बी और 3 मैच होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब functions have only one plan and one boss, all are moving in the same direction। स्केलर चेन हमें पता है कि हायरार्की तोड़नी नहीं होती है, तो सी एंड 2। हायरार्की, फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन चैनल, इमरजेंसी में ही गैंग प्लैंक बनाते हैं। और एस्पिरिट द कॉर्प्स हमारे पास है, मेंटेनिंग हाई मोरल अमंग एम्प्लॉइज। मोरल पढ़ रहे तो क्या मोरल और मोटिवेशन एक ही बात है, इसका डिफरेंस भी याद रखिए। मार्केटिंग और मार्केटिंग कॉमन इंसान के लिए, आम इंसान के लिए एक ही होगी, बट अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के मार्केटिंग के स्टूडेंट है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग, एंड वो हमको पता होना चाहिए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
3. Okay, let's move on to the next question. Which of the following are true about chi-square test and chi-square distribution? तो ट्रू वाली स्टेटमेंट्स पूछिए, मतलब फॉल्स वाली को एलिमिनेट करना है. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आ दिया? 1 2 3 4 5. तो अब ऑप्शंस में कितने दिए? हमेशा तीन तीन दिए, मतलब दो इनकरेक्ट है. ठीक है, ऐसे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे भी भरोसा होता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी. ओके, कल मैंने आपको बताया था इसकी प्रोनाउंसिएशन ची स्क्वायर नहीं है, इसको बोलते हैं काई स्क्वायर. ओके, तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. अगर आपको इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज पता है तो हम ये आंसर दो तुरंत बना सकते. काय स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक, 100% आना चाहिए. तो जो भी ऑप्शन में ए नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 तुरंत एलिमिनेट हो जाता है. बी, काय स्क्वायर टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन, रॉन्ग. ये कार्ल पियर्सन का होता है और पियर्सन काय स्क्वायर इसको बोलते हैं. तो बी, अभी देखिए बी आंसर में नहीं होना चाहिए. तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि सब में बी था तो इतनी इजीली मेरा आंसर बन गया. फिर भी मैं कहती हूँ अगर आपको श्योर नहीं था स्पीयरमैन ने, आगे पढ़िए, और श्योर है भी तो आगे पढ़िए, क्योंकि कभी कभी हम घाई में गलत आंसर कर देते हैं. आई ऑलवेज से, even though you know your tricks, even though you know the correct answer, ensure that you read all the statements and never jump to the conclusions, because there is a possibility of marking the wrong answer and then losing your 2 marks. and कभी कभी हम सिर्फ 2 मार्क्स से ही अपना रिजल्ट मिस कर देते हैं. सी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, ये नेगेटिव नहीं होता क्योंकि इसकी स्क्वेयरिंग होती है. काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल भी नहीं. और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनता था? अगर आपको मैंने बताया था हम बी को एलिमिनेट कर दे, तो इसमें से भी मैंने बी डिलीट किया, इसमें से भी, तो करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही बन सकता था. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. स्टेटमेंट्स ए, C and E. I repeat, chi-square test is a non-parametric test. Chi-square distribution can never be negative. एंड ई में क्या लिखा है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर आप पीएचडी कर रहे हो रिसर्च पेपर्स, तो ये काई स्क्वायर टेस्ट बहुत इजी है, आप सीख सकते हैं, और इसको कब यूज करना है ये भी पता होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ इश्यू इन करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, ये तो हर कॉमर्स के बच्चे को आना ही चाहिए. हम कब से पढ़ रहे हैं आईपीओ का फुल फॉर्म, ठीक है, और आईपीओ के साथ हम कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम कॉमर्स के टीचर्स ही इन्वेस्टमेंट के बारे नहीं जानते और फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते. तो ये सीखना भी हमारा फर्ज है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना फर्ज है. ओके, तो यहाँ पर देख लेते ऑप्शंस. ए स्टेटमेंट है वेरिफिकेशन बाय सेबी, बी इज हायरिंग एंड अंडरराइटिंग, सी इज रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीओ, डी इज प्राइसिंग ऑफ आईपीओ, एंड इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. याद रखिए ई ही लास्ट में आ सकता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो देखिए उन्होंने भी क्या किया है, सब में ई दे दिया है क्योंकि उनको पता है हर बच्चा ऐसे ही आंसर ढूंढेगा. तो अब ई के बेस पर आंसर नहीं ढूंढ सकते. सबसे पहला स्टेप आईपीओ में अगर आपको पता हो तो हायरिंग एंड अंडरराइटिंग. जब तक कोई गारंटी नहीं लेने वाला आप कहां पर जाओगे? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए. तो लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी किसमें है? ऑप्शन नंबर बी 2 में है. ठीक है, अब इन दोनों को एनालाइज करना है. जब भी ऐसे डाउट आ जाए तो एक बार अच्छे से पढ़िए. तो देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है, पहला ही बी है, दूसरा सी है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस है, क्योंकि फिफ्थ तरह तो मुझे पता है. तो अब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4. तो इसको एनालाइज करते हैं. मुझे स्टेप्स पता है इसलिए मैं बता रही हूँ. तो पहला हमारे पास यहाँ पर आता है हायरिंग एंड अंडर राइटिंग, फिर आप करते हो रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीओ, फिर आप वेरिफिकेशन से भी करती है, फिर डी में आता है प्राइसिंग ऑफ आईपीओ, और फाइनली आप अलॉट कर देते हो शेयर. देखिए इट वॉज सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द आंसर. अगर आप एक भी स्टेप यहाँ पर मिस कर जाते, दोनों में से सिमिलर ही लग रहा था. ओके, तो आईपीओ के बारे आज पढ़ लीजिए. ये हम 12th में भी पढ़ते हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स को 11 12 से ही पढ़ाते हैं. ठीक है, फिर हम अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं, कॉमर्स में भी पढ़ते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर यस. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4. यस, फोर्थ वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए, और हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी बैठते मेरे साथ पढ़ने तो बुक और डायरी नोट्स बनाइए, कौन से टॉपिक में क्या किया या कॉमर्स टू का रिवीजन किया है वो लिख लीजिए. नेट की हॉल टिकट क्या अभी नहीं आया है, शेड्यूल आ गया तो आप चेक कर सकते हो आपका एग्जाम कब है. अपने एग्जाम को याद रखिए, पढ़ाई के साथ अभी रिवीजन भी बहुत जरूरी है. और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 15 जून का आपका पेपर है. ठीक है, उसकी भी हॉल टिकट का लिंक आया हुआ है, तो आप वो अप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, और एग्जाम में जाने से पहले क्लैरिटी रखिए. लेट्स सी मैच द लिस्ट. अभी इसमें एक्ट्स दिए, एक्ट्स के नाम दिए और उसका लिस्ट दिया. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपडेट हो चुका है. एफईएमए का फुल फॉर्म नहीं पता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी. ये चीजें बार बार पढ़ने से होती है, दे आर मेमोरी बेस्ड. ओके,
कुछ चीजें बार बार रिपीट करने से ही लर्न होती है। लिस्ट में देख लेते हैं ईयर 1964, 1945, 1999 टू। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैच हो रहा है 2019 से। तो ए और फोर मैच होने चाहिए, ए और फोर लकीली एक ही में ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्रोवाइडेड आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था। फेमा मैच हो रहा है 1999। तो इसके पहले फेरा था और वो ये 1973 था। आईएमएफ हमारा मैच हो रहा है 1945 से, इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मैच हो रहा है 1964 से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 15-20 मिनट में आप मेरे साथ सॉल्व कर लेते हो 10 क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स के लिए उनको भी काम आएगा। अगर आप पीएचडी की भी प्रिपरेशन कर रही है तो आपको पता है आजकल पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट स्क्रैप हो चुके हैं और नेट के थ्रू ही आपको जाना है पीएचडी। तो आप भले रिसर्च स्टूडेंट हो या आप नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप टीचर हो या स्टूडेंट, आपको मेरे लेक्चर्स के लिए लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट से भी शेयर कीजिए, ठीक है। आई विश यू ऑल बेस्ट लक एंड गुड लक एंड मे यू ऑल क्वालिफाई। मेरे चैनल सब तक नहीं जुड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड खुशी से पढ़ते रहिए।